हे गाइस, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक हाफ मैराथन क्लास लेकर आए हैं। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का जो 10वां चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है विवर्तन को। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग विवर्तन को पूरी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले विवर्तन के सभी थियरी को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में विवर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं या फिर आगे बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। साथ में विवर्तन एक ऐसा टॉपिक जहां से कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बन जाता है, और न्यूमेरिकल 3 टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उन तीनों टाइप की न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे। इस तरह से यह लेक्चर आप सभी के लिए विवर्तन का एक फुल लेक्चर होने वाला, एक वन शॉट टाइप का लेक्चर होने वाला, जिसमें आपका पूरी तरह से विवर्तन तैयार हो जाएगा। और विवर्तन से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर, कभी कभी 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ में एकाग्रचित होकर पूरे लेक्चर को देखना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना। और ये लेक्चर जो है आपका वरदान बैच का लेक्चर है, मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। गाइस, इसी तरह से मैं वरदान बैच में पूरी क्लासेज, पूरी चैप्टर को इसी तरह से 60 दिनों में बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। गाइस, तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख भी लीजिए कैसे वरदान बैच में क्लासेज होती है। और तो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और जय मां सरस्वती लिखें, जय मां शारदे लिखें, और मां सरस्वती का नाम लेकर इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग करना प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। इस बार नीला से लिखूंगा, प्रकाश का विवर्तन। देखिए, प्रकाश का विवर्तन क्या चीज होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, ध्यान देना। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, आप लोग अच्छा एक ही बात ध्यान देना, आप लोग किसी अंधेरे वाले रूम में, अंधेरे वाले कमरे में दरवाजा बंद कर दो, बाहर उजाला है लेकिन अंदर अंधेरा होता है, और कोई छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा भी छिद्र होता है, तब पर भी बाहर से कुछ प्रकाश आने लगता है अंदर, है ना, देखे होंगे कुछ प्रकाश आने लगता है अंदर, ठीक है। यही घटना आपका विवर्तन कराता है। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा पर्दा में क्या हो, जब कोई प्रकाश स्रोत द्वारा किसी पतले छिद्र प्रकाश, जब कोई प्रकाश का कोई पतला छिद्र हो, उस पतले छिद्र से, बात समझना, जब कोई प्रकाश का किसी पतले छिद्र से अगर पर पड़ती है या पतले छिद्र के अवरोध में पड़ती है, तो रेखा छिद्र के अवरोध के किनारों से प्रकाश का क्या होता है, विचलन हो जाता है। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई छिद्र था आपके रूम में, इस छिद्र पे प्रकाश किरणें पड़ी यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे जब प्रकाश किरणें पड़ी इस छिद्र में, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये छिद्र से, इस अवरोध से, इस छिद्र से प्रकाश किरण का क्या हो गया, अंदर चले गए, प्रकाश किरण विचलित हो गए, उस छिद्र के अंदर चला गया। जैसे आप लोग होते हैं, क्या चलते हो, पढ़ाई करते रहते हो, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन पड़ते ही आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और कहीं चले जाता है दिमाग। उसी तरह से प्रकाश भी होता है। अगर सेम इस व्हाइट बोर्ड के सेम सतह पर अगर कोई प्रकाश किरण आके यहाँ पे गिरे, तो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे छिद्र होगा तो मतलब विचलित हो जाएगा अपने मार्ग, उसके अंदर चला जाएगा। मैंने बताया ना, अगर घर आपका पूरा तरह से पैक है, दरवाजा बंद है, घर पैक है, दरवाजा बंद है, घर पूरी तरह से बंद है और दरवाजा क्या है, पैक है, घर पूरी तरह से बंद है, दरवाजा पैक है, उसके बाद भी छिद्र से प्रकाश आ जाती। क्यों छिद्र, तो ये प्रकाश किरण आपके घर में थोड़ी ना आ रही थी, वो सीधे जा रही थी, बीच में छिद्र पड़ा, विचलित होकर उसके अंदर चली गई। जैसे आप लोग, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, अपने स्कूल से घर आते हो, बीच में कहीं पे कुछ दिखाई दे देता है, मान लेते कुछ गलत चीज नहीं दिखाई देता, सही चीज ही ध्यान देना। मान लीजिए कोई आपको चाट वगैरह वाला दिखाई दे, तो आप विचलित होकर उसके पास चले जाते हो ना, बोलो तनु, जाते हो कि नहीं जाते, तनु जी जाती हो कि नहीं जाती हो, अरे दीपक जाते हो कि नहीं दीपक, हाँ, तो आप अपने मार्ग से विचलित हो जाते हो। हाँ, ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, यानी कि जब प्रकाश किरण के मध्य के बीच में कोई ना कोई अवरोध पड़ता है या कोई कोई छिद्र पड़ता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है प्रकाश किरण, और वो छिद्र के अंदर चला जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वो छिद्र के अंदर चले जाता है ना। यह घटना क्या होता है,
यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझे? समझे सभी लोग? लिखना सभी लोग डेफिनेशन इसका। जब कोई प्रकाश किरण, समझ में आ गया तो लिखो डेफिनेशन। जब कोई क्या प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पे पड़ता है, पतले रेखा छिद्र या फिर तीक्ष्ण अवरोध पर क्या पड़ता है। जब कोई प्रकाश किरण पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है तो वह रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से विचलित हो जाता है। पड़ता है तो वह रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। यह घटना विवर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी पतले रेखा छिद्र से जाता है, कोई पतले रेखा छिद्र या अवरोध पे पड़ता है तो रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझे? कौन खोज किया था, कौन खोज नहीं कहा किया था, इससे आपसे नहीं मतलब, आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, इतिहास नहीं। ठीक है, जिसकी जरूरत होती है उसको मैं बता देता हूं, नम्रता गौर जी। लेकिन अच्छी बात है अगर आपको पता है तो ये बढ़िया है कि आपकी तैयारी इतना तक है कि आपको डेट भी याद है, तो बढ़िया, आप लाइफ में अच्छा कुछ करोगे। ठीक है ना? और नहीं भी याद होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो विवर्तन का परिभाषा क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण किसी पतले रेखा छिद्र या अवरोध पे पड़ता है तो रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। समझे सभी लोग? जब कोई प्रकाश किरण किसी पतले, जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये आपका कोई पतला छिद्र, ये है आपका पतला प्रकाश किरण, यहां पे आ रही है तो यहां पे कोई पतला छिद्र था ये, और इस पतले छिद्र से क्या अवरोध पे पड़ा और यहां से ये विचलित हो गया, यह घटना क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। बिल्कुल, यह घटना क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, समझे ना? विवर्तन क्या होता है? तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। लिखना सभी लोग, ये पूछता है निम्न में से कौन अभिलाक्षणिक गुण है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ऐसे कई ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। लिखना यहां पे सभी लोग, विवर्तन, विवर्तन तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। विवर्तन क्या होता है? तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। और दूसरी बात क्या है? ये तो पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट आपको ये जानना है विवर्तन में कि विवर्तन में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो साइज है, इस क्षेत्र का जो आकार है, तरंग के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। विवर्तन में, लिखना सभी लोग, विवर्तन में प्रयुक्त छिद्र का आकार तरंग के तरंगदैर्घ्य के समान होना चाहिए। प्रयुक्त छिद्र का आकार तरंग के तरंगदैर्घ्य के समान
होना चाहिए। ना, तरंग के तरंग दैर्ध्य के समान होना चाहिए। समझे? तरंग के तरंग दैर्ध्य के समान होना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, समझे सभी लोग? यहां तक समझे सभी लोग? अब यह एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, क्या विवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विवर्तन? दो प्रकार का होता है। विवर्तन आपका दो प्रकार का होता है। विवर्तन विवर्तन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का विवर्तन होता है? दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार होते हैं विवर्तन के? देखिए, विवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक फ्राउनहोफर विवर्तन, दूसरा फ्रेनेल विवर्तन। एक होता है क्या? फ्राउनहोफर विवर्तन। एक क्या होता है? फ्राउनहोफर विवर्तन। दूसरा क्या होता है? फ्रेनेल विवर्तन। एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन, दूसरा होता है फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है, बिल्कुल आयशा मलिक। एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन, दूसरा होता है फ्रेनेल विवर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए फ्राउनहोफर विवर्तन का मतलब सुनना, पहले फ्रेनेल ही समझ लेते हैं, पहले फ्रेनेल समझते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, फ्रेनेल विवर्तन, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। चलिए हम इसको रब कर दें और फ्रेनेल विवर्तन के बारे में समझते हैं। लिखना सभी लोग फ्रेनेल विवर्तन। लिखना सभी लोग फ्रेनेल फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन लिखे सभी लोग। हाँ, फ्रेनेल विवर्तन लिखे सभी लोग। फ्रेनेल विवर्तन देखिए, जब किसी जब किसी लिखे कि नहीं लिखे? हो गया कि नहीं हो गया? रुक जाओ, पानी पी लेता हूं। ठीक है, फ्रेनेल विवर्तन क्या हुआ? जब देखिए कोई विवर्तन वाला जो देखिए कोई प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी, प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी अगर असीमित हो, अनंत हो, तो क्या होता है? तो ये जो विवर्तन बनता है, ठीक है, ओके ओके, सही। ध्यान से सुनना, फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी जो है अनंत होता है, असीमित दूरी होता है, तो वहां पे फ्रेनेल विवर्तन प्राप्त होता है। समझे? जब किसी भी बिंदु प्रकाश स्रोत, जो किसी बिंदु प्रकाश के लिए प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के विवर्तक वस्तु की सीमित दूरी, अर्थात कुछ दूरी जो होता है वह क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो वहां पर आपका फ्रेनेल विवर्तन होता है। समझे सभी लोग? बताओ, समझे कि नहीं समझे? हाँ, अरे बताओगे? समझे?
हाँ, देखिए ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका जो प्रकाश स्रोत है, चला गया था उस साइड, ये प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत तथा ये क्या है आपका प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत तथा ये जो पर्दा है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है असीमित सीमित दूरी हो, मतलब दूरी ज्यादा हो, और इनके बीच कोई भी लेंस यूज न किया जाए। समझे? प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा हो, और इनके बीच कोई भी लेंस यूज न किया जाए, तो इस प्रकार का जो विवर्तन होता है उसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। दोनों पॉइंट समझना। जब बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तक वस्तु के बीच की सीमित दूरी हो, यानी कुछ मीटर की दूरी हो, और उनके बीच कोई भी लेंस यूज न किया जाए, तो प्राप्त प्रतिरूप को क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। समझे सभी लोग? समझे सभी लोग? नहीं, पॉइंट समझिए। ये प्रकाश स्रोत है, ये पर्दा है, पर्दा, इनके बीच की जो दूरी है, पर्दा, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी जो है, ये क्या, ये सीमित दूरी है, सीमित दूरी है, और ये तो सीमित दूरी है, और इनके बीच की जो दूरी है सीमित दूरी है, क्या है, सीमित दूरी है, और इनके बीच कोई भी लेंस नहीं लगाया गया है, लेंस नहीं लगाया गया है। तो जो इस पर्दे पे जो प्रतिरूप प्राप्त होगा, प्रतिरूप, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बोलना सभी लोग, उसे क्या कहेंगे, उसे फ्रेनेल विवर्तन, यानी जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे, इस पूरी घटना को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। फ्रेनेल 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 विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। फ्रेनेल विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। तो फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं, यानी ऐसा कोई प्रकाश स्रोत हो जो इस तरह से इस पर्दे से सीमित दूरी पर रखा हो, और इनके बीच कोई भी लेंस यूज ना हो, तो जो प्रतिरूप यहां पे प्राप्त होगा, इस पूरे प्रतिरूप को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। समझे? बिल्कुल। तो लिखेंगे सभी लोग, लिख देंगे इसका डिफिनेशन। किसी जब किसी जब किसी जब किसी पर्दा या कि जब किसी बिंदु बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी, जब किसी बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी क्या हो, दूरी, बीच की दूरी स्थिर हो, बीच की दूरी क्या हो, स्थिर हो, स्थिर हो, बीच की दूरी क्या, स्थिर हो। जब किसी बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी क्या हो, स्थिर हो, तो किसी लेंस का प्रयोग न करें। स्थिर हो या सीमित हो, या दूरी क्या, सीमित हो, लिखिए, स्थिर नहीं, सीमित लिखो, सीमित हो, यानी दूरी 1 मीटर हो, 2 मीटर, सीमित दूरी हो, अनंत पे ना रखे, ठीक है। जब किसी बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी क्या, सीमित हो, तथा कोई भी
कोई भी लेंस का प्रयोग न करे तो प्राप्त प्रतिरूप को क्या कहते हैं? फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। समझे? फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो फ्रेनेल विवर्तन होता है इसका तरंगाग्र कैसा प्राप्त होता? गोली प्राप्त होता है। इसका तरंगाग्र क्या? गोली प्राप्त होता है। गोली प्राप्त। फ्रेनेल विवर्तन का जो तरंगाग्र है ये गोली प्राप्त होता है। ये तरंगाग्र कैसा प्राप्त होता है? गोली प्राप्त होता है। ठीक है। समझे कि नहीं? इतना समझे? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करना फ्राउनहोफर विवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग क्या करना है? फ्राउनहोफर विवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग करना है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन। ये फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। आपका जो है लेंस या अनंत, आपका जो है पर्दा अनंत पे होना चाहिए, या फिर आपका वस्तु जिसे प्रकाश स्रोत निकलता है वो अनंत पे होना चाहिए। यानी जब किसी पर्दा तथा लेंस के बीच, सॉरी पर्दा तथा प्रकाश स्रोत या बिंदु प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी जो है अनंत हो, बात समझना, जब किसी पर्दा तथा प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कितना? अनंत हो, बहुत ज्यादा हो, तो उनके बीच का जो बनता है विवर्तन प्रतिरूप वो क्या होता है? फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। लेकिन इनके बीच हमें एक या दो लेंस रखना होता है, अन्यथा फिर बनेगा ही नहीं। अन्यथा फिर बनेगा ही नहीं। जैसे आपका फ्रेनेल विवर्तन का अगर फिगर बनाना चाहेंगे, फ्रेनेल विवर्तन का अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो सिंपल है। यहां से आपका यहां से आपका एक प्रकाश स्रोत है, यहां से इस तरह से प्रकाश किरणें निकलती है इस तरह से, और यहां पर एक पर्दा है, यहां पर एक पर्दा है जिस पर आकर ठीक है, इस तरह से आके इसमें पड़ता है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? पर्दा। ये आपका पर्दा। ठीक है, यानी ये स्रोत है, स्रोत से पर्दा के बीच की दूरी न्यूनतम है और इनके बीच कोई भी लेंस नहीं रखा है। ये फ्रेनेल विवर्तन की कंडीशन में। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है? स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी अनंत होता है। इसमें क्या होता है? इसमें स्रोत तथा पर्दा की बीच की दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। प्रकाश स्रोत लिखिए, प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी अनंत होता है। और इनके मध्य कोई ना कोई लेंस रखा होता है। इनके मध्य लेंस एक या दो लेंस होता है। क्या लेंस होता है? एक या दो लेंस होता है। इनके देखिए प्रकाश स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी कितना होता है? अनंत होता है। और इनके बीच मध्य एक या दो लेंस होता है। इनके मध्य क्या? एक या दो लेंस होता है। इनके मध्य एक या दो लेंस होता है, यानी लेंस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो जो प्रतिरूप प्राप्त होता है, जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल आयशा मलिक,
बिल्कुल आयशा मलिक, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। इसमें जो इसमें जो प्राप्त होता है, इसमें जो प्राप्त होता है क्या, तरंगार्थ प्राप्त होता है, समतल प्राप्त तरंगार्थ प्राप्त होता है, इसमें समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें समतल, इसमें जो है इसमें समतल, कैसे समझ में आया कि आपको समतल तरंगार्थ प्राप्त होगा, बताओ। मैंने बताया था जब कोई अनंत से प्रकाश किरणें आती है तो समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है। और कोई पास में रखी जाती है, कोई बिंदु स्रोत अगर पास में रखी तो वहां पे गोली या बेलनाकार तरंगार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताया था इसमें समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है। इसमें क्या, समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है। इसमें समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है ना, इसमें समतल तरंगार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसके फिगर की बात करें, इसके फिगर की बात करें, इसके फिगर की बात करें तो ध्यान देना, यहां से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इस तरह से, यहां से कहां से आ रही, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है, ठीक है, या मान लीजिए आपके स्लिट रखे हुए हैं, या आपके जो है मान लीजिए ये क्या है, स्लिट रखे हुए हैं, स्लिट रखे हुए हैं, यहां पे क्या आपका स्लिट रखे हुए हैं, इस तरह से स्लिट रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लिट रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, स्लिट रखे हुए हैं, और सामने सामने आपका यहाँ पे एक लेंस रख दिया गया, क्योंकि बिना लेंस ये प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। और एक ऐसा लेंस है जो कि कहीं पर भी कोई भी प्रकाश किरण आए तो इसे क्या कर, अभी केंद्रित कर देता है ना, इस तरह से। तो ये आपका फ्राउनहोफर विवर्तन का फिगर हुआ। अरे समझ में आया, सभी लोग जा रहे हैं, वाह, कैसी आपकी पढ़ाई है आप लोगों की। हाँ? स्टार्टिंग में कितने लोग थे, अब कितने लोग हो गए, क्या पढ़ाने का मन करेगा किसी का? आया समझ में, ये फ्राउनहोफर विवर्तन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए एकल झिर्री द्वारा, एकल छिद्र के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो एक नंबर में पूछा जाता है कि फ्राउनहोफर विवर्तन से क्या समझते हैं, फ्रेनेल विवर्तन से क्या समझते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन से क्या समझते हो, फ्रेनेल विवर्तन से क्या समझते हो, ये एक नंबर में पूछा जाता है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जहां जिससे इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल बनता है, वह टॉपिक आपको हम कराने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, वह टॉपिक कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए वह टॉपिक शुरू करते हैं। समझे, लिखना है एकल, एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण विवर्तन, इसके लिए फार्मूला हम लोग डेरिवेट करेंगे। एकल झिर्री, एकल 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 क्या, एकल झिर्री या रेखा छिद्र के कारण विवर्तन, एकल झिल्ली या फिर रेखा छिद्र के कारण क्या, विवर्तन। ठीक है, एकल झिल्ली या रेखा छिद्र के कारण क्या, विवर्तन। ठीक है, ध्यान देना इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, हमने एक प्रकाश स्रोत इसको माना यश को, ये ठीक है, इस प्रकाश स्रोत को हमने माना यश को, यहां से इस तरह से प्रकाश किरणें निकली, इस तरह से, यहां पर आपने रखा एक लेंस, तो आपको पता है यहां से लेंस आएगा तो इसे क्या, इस प्रकाश स्रोत को क्या करेगा, इस प्रकाश स्रोत को आपको समांतर की ओर चलने देगा ना, चलने देगा, चलने दिया। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मैं स्याही भर लेता हूं, इसमें थोड़ा सा चल नहीं रहा अच्छा से।
यहाँ पे इस तरह से समांतर चलने देता है, ठीक है, इस तरह समांतर जाता है। और यहाँ पर एक इससे बड़ा लेंस हम लोग रखते हैं, ये इससे बड़ा लेंस। अब आते समांतर आते हुए प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा, ये क्या करेगा लेंस, एक पर्दे पर क्या करेगा, एक पर्दे पर इसका प्रतिरूप दे देगा। अरे यार ये कैसा खींचा जाए, एक पर्दे पर इसका प्रतिरूप दे देगा, ठीक है, इस पर्दे पर इस तरह से, ठीक है। समांतर आ रही प्रकाश किरण क्या करेगा, इस पर्दे पर इसका प्रतिरूप दे देगा, हाँ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ना, पर्दे पर प्रतिरूप दे देगा। ये कंडीशन आता है, बात को समझना। अगर इन दोनों यहां पर जो है, यहां पर इनके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक स्लिट का यूज करते हैं, यहां पर ये स्लिट का यूज करते हैं, इस तरह से एक स्लिट का यूज करते हैं। ये स्लिट की लंबाई मान लेते हैं ई है, इस स्लिट का लंबाई क्या है, ई है, ठीक है, इस स्लिट की लंबाई ई है। तो जहां से क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, इंटर करता है, इस स्लिट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, समझे। यहां से ये प्रकाश किरण अंदर गया, अंदर जाने के बाद इस लेंस से अपवर्तित हुआ और इस तरह से एक बिंदु पर बना। ये तो आपका पहला बना था। हमने माना कि इसी बिंदु से इसी स्लिट से इसी स्लिट से इस हरा वाला थीटा अंश के कोण पर एक नया प्रतिरूप, ये वो बना था आपकी प्रतिरूप, एक हरा वाला एक नया प्रतिरूप जाके बनता है, यहां से जाता है और यहां से जाता है। यहां से जाने के पश्चात ये क्या अपवर्तित हो जाता है लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पे आके मिलता है। इसी तरह से यहां से भी जाता है और लेंस से अपवर्तित होता होकर यहाँ पे मिलता है, और ये बिंदु मान लीजिए पी पे मिला, ठीक है, मिला ना। और ये कोण क्या है, थीटा एंगल है, ये हरा वाला अलग है, थीटा एंगल है। ये हम लोग एक मानते हैं, एक कंडीशन ये भी है, क्योंकि इसी तरह से सभी लोग आएंगे, ये तो केंद्र पे आए, इसी तरह से हजारों आएंगे, लेकिन हम एक को ले रहे हैं। हजारों आएंगे यहाँ पर, लेकिन हम किसको ले रहे हैं, केवल और केवल एक को ले रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह से हजारों आएंगे, हम केवल और केवल एक को ले रहे हैं, समझे। हम क्या करें, केवल और केवल एक को ले रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, बोलो, समझे, बोलो ना। तो अगर हमने आपको बताया था व्यतिकरण वाले में कि यहां पर आपका बताना जरा, यहां पे आपका अगर हम यहाँ पे पथांतर को खींचे तो क्या हो जाएगा पथांतर, जरा बताना। ये रेड वाला ही पथांतर होगा ना, ये तो पथांतर, यहाँ पे अगर लंब खींच दें ये तो पथांतर होगा ना, मान लीजिए यही पथांतर होगा ना। इस पथांतर को हमने यहाँ पे लिखा यम, ये पॉइंट यम रखा, इस पथांतर वाले पॉइंट को हमने रखा यम, और ये थीटा कोण था, ये थीटा कोण है, ये भी आपका थीटा कोण है, ये क्या है, थीटा एंगल है, ये भी आपका एक थीटा एंगल है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो हमें इस पथांतर, ये जो पथांतर है यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु किसी को रख लीजिए, ये बिंदु किसी का नाम यहाँ पे रखिए, जैसे यहाँ पर ये AB है, इसका दूरी AB नाम रखिए। ये पथांतर जो है BM, इस BM की लंबाई हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, इसका नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। माना एक एकल छिद्र जिसकी चौड़ाई क्या है, E है, माना यहाँ पे लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, मैं छोटा सा लिख पा रहा हूँ, इतना ही लिख कर आएंगे तब पर भी नंबर मिल जाएगा। माना एक क्या है, एकल छिद्र है, माना एक एकल छिद्र है, माना एक एकल छिद्र है, माना एकल छिद्र है जिसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ई है, जिसकी चौड़ाई क्या है, ई है, ये चौड़ाई क्या है, ई है, ठीक है, एकल छिद्र की चौड़ाई ई है, तथा विवर्तन कोण थीटा है, विवर्तन कोण क्या है, थीटा है, विवर्तन कोण क्या है, ये विवर्तन कोण है, ये कितना है, थीटा है, विवर्तन कोण क्या है, थीटा है। तो तरंगिकाओं का पथांतर क्या होगा, तो तरंगिकाओं का पथांतर क्या होगा, तो तरंगिकाओं का पथांतर क्या होगा, जरा बताना। इस त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में, ठीक है, में हम चलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें, क्योंकि ये BM की लंबाई चाहिए, तो BM आपका लंब बटे कण होता है साइन थीटा, तो लंब बटे कण करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब क्या है, बीएम बटे कर्ण क्या है, ए बी, ठीक है, कर्ण ए बी है, तो लंब बटे कर्ण। अब बीएम की लंबाई आपको पथांतर है, बीएम की लंबाई ही चाहिए, जहां पे बीएम क्या है, बीएम ही आपका पथांतर है, पथांतर है, बीएम ही आपका क्या है, पथांतर है, बीएम ही तो पथांतर है। अरे मैंने आपको बताया था ना, पथांतर यही होता है, अच्छे से समझाया था आप लोगों को। बीएम क्या है, बीएम ही आपका पथांतर है, और ये बीएम पथांतर है, तो बीएम पथांतर है, तो यहां साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीएम के स्थान पर पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स रखेंगे पथांतर, और नीचे ए बी ये रखेंगे, नीचे ए बी, और ए बी की दूरी क्या होती है आपको मालूम है, ए बी की दूरी क्या है यहाँ पे, ई है, ए बी की दूरी ई है, तो ई लिखेंगे, तो यहाँ पे पथांतर डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, तो यहाँ पे पथांतर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, पथांतर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, बोलो। इससे पहले जब हम लोग व्यतिकरण पढ़ रहे थे, जब व्यतिकरण पढ़ रहे थे, यहां पे देखिए दो चीजें बनती है, यहां पे दो चीजें बनती है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बनती है। वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, दीप्त तथा अदीप्त पढ़े थे, यहां पे क्या पढ़ेंगे, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बनती है, क्या बनती है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बनती है। वहां पे दीप्त अदीप्त था, यहां पे क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा, बात समझे, वहां पे दीप्त था अदीप्त था, यहां पे उच्चिष्ट बनेगा तथा निम्निष्ट बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा तथा क्या बनेगा, निम्निष्ट बनेगा। वहां पे दीप्तादीप्त बन रहा था, यहां पे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बनेगा, बात समझो सभी लोग, वहां पे दीप्तादीप्त बन रहा था, यहां पे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बनेगा, समझे, उच्चिष्ट बनेगा तथा निम्निष्ट बनेगा। तो उच्चिष्ट के कंडीशन में क्या होता है, वहां पे तीव्रता अधिकतम होती है, और एक क्या बनता है, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, एक बनता है निम्निष्ट, ये निम्निष्ट, ये कैसे लिखा जाता है यार, निम्निष्ट, 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 उच्चिष्ट, देखिए उच्चिष्ट क्या हो गया, ये निम्निष्ट, निम्न, निम्न क्या यार, कैसे लिखा जाए, निम्न, निम्निष्ट, निम्निष्ट, तो यार अभी हम इंग्लिश इंग्लिश वर्ड लिख देंगे, आप लोग भाग जाओगे, हंस रहे हो, हाँ, ये उचित तथा निम्निष्ट बनता है, इतना मेहनत से इतना भयंकर भयंकर वर्ड याद करता हूं, हाँ हाँ, वही वही, वो भी आयशा मलिक, वो भी आप इंग्लिश में इसका ओरिजिनल वर्ड नहीं लिखा, हाँ? बताओ, मैक्सिमा मिनिमा कह देंगे सही हो जाएगा, उचिष्ट को मैक्सिमा कहा जाता है, निम्निष्ट को मिनिमा कहा जाता है, कह देंगे सही हो जाएगा आप लोगों के, और मुझे भी लिखने में आसानी होगी, बोलने में भी आसानी होगा, हाँ बोलो, मजे ले रहे हो, हिंदी नहीं लिख पा रहा हूं तो, निम्निष्ट, इसको क्या कहेंगे, उचिष्ट निम्निष्ट, उचिष्ट क्या होगा, जैसे देखिए यहां पर केंद्र पे जो बना है जीरो पर, यहां पर उचिष्ट होगा, इसके बाद निम्निष्ट होगा, फिर उचिष्ट होगा, फिर निम्निष्ट, इस तरह से बना, इधर नीचे यहां पे उचिष्ट निम्निष्ट, उचिष्ट निम्निष्ट, उचिष्ट निम्निष्ट, इस तरह से ना, तो उचिष्ट निम्निष्ट बनता है। अरे यार सीधी सी बात, इसको मैक्सिमा कहते हैं, इसको मिनिमा कहते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, हाँ? सबको हिंदी नहीं आती, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उचिष्ट निम्निष्ट, बात यह आपको समझ में तो आ रहा है, बस यही बात है, उचिष्ट, इसको उचिष्ट यहां पे केंद्र पे बनता है, उसके बाद निम्निष्ट बनता है, तो उचिष्ट पोजीशन के लिए क्या होगा, और निम्निष्ट पोजीशन के लिए क्या होगा, जानते हैं आप लोग, हाँ बताओ। सबसे पहले हम लोग निम्निष्ट पोजीशन के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है, किसके लिए ज्ञात करेंगे, निम्निष्ट पोजीशन के लिए ज्ञात करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग किसके लिए ज्ञात करेंगे, निम्निष्ट पोजीशन के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग निम्निष्ट के लिए ज्ञात करेंगे, निम्निष्ट,
निम्नी, ये हमारे से दुश्मनी हो गई निम्निष्ट से लग रहा है, ये मुझसे आएगा ही नहीं लिखने के लिए। एक बार इतना मेहनत से लिखा फिर नहीं लिखा रहा है, क्या बताएं हम, बताओ ऐसे लोगों का क्या इलाज है, कैसे कैसे लोग हैं बताओ, कहाँ से ये लोग आते हैं, ऐसा ऐसा भयंकर भयंकर नाम। ये निम्निष्ट को मिनिमा नहीं कर सकते, निम्निष्ट ही कहेंगे। अभी हम मिनिमा लिख देंगे कुछ लोग भाग जाएंगे। ठीक है, इसे निम्निष्ट कहेंगे, निम्न निष्ठ, निम्निष्ट, ये हो गया निम्निष्ट, लिख लिया ना हम, बीज हम लोग जीत गए। ठीक है, हमने निम्निष्ट लिख दिया। निम्निष्ट के लिए क्या होगा, निम्निष्ट के लिए क्या होगा, ये देखिए डेल्टा यस का जो वैल्यू होता है ये यम लैम्डा के बराबर हो जाएगा। निम्निष्ट के लिए क्या होगा, डेल्टा एस का वैल्यू यम लैम्डा के बराबर हो जाएगा। हाँ, डेल्टा एस के लिए यम लैम्डा के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एस का वैल्यू किसके बराबर होगा, यम लैम्डा के, और डेल्टा एस का वैल्यू यहां पे किसके बराबर है, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा किसके बराबर है, यम लैम्डा के बराबर होगा। ये निम्निष्ट की पोजीशन के लिए, ये किस पोजीशन के लिए हुआ, ये निम्निष्ट के पोजीशन के लिए हुआ। कर देंगे, भाग जाएंगे राजकुमार सभी लोग, नहीं समझ में आया बाद में मुझे फोन आएगा हिंदी में पढ़ाओ सर, हिंदी मीडियम है, मुझे तो आसान होता है इंग्लिश में बताना, और दीजिए में चलता। ठीक है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू यम लैम्डा, ये निम्निष्ट पोजीशन के लिए है। और निम्निष्ट पोजीशन में यानी मिनिमा पोजीशन में क्या होता है, और कभी कभी क्या, ये थीटा का वैल्यू बहुत न्यूनतम होता है, थीटा का वैल्यू का मान बहुत ही कम हो, बहुत कम हो। जब कम होता है थीटा का वैल्यू तो क्या होता है, ये साइन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। यानी यहां पे ई थीटा इज इक्वल टू हो जाता है यम लैम्डा के। ई थीटा किसके बराबर हो जाता है, यम लैम्डा के बराबर हो जाता है। तो यहां से अगर हम लोग पोजीशन ज्ञात करेंगे, यहां पे कोणीय स्थितियां ज्ञात करेंगे, किसकी, कोणीय स्थितियां। यहां से अगर हम लोग कोणीय स्थितियां, कहा जाता है इसकी कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति, यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से थीटा, यहां से क्या, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यम लैम्डा अपान ई, ये हो जाएगा यम लैम्डा अपान ई, ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यहां से अगर कोणीय स्थितियां ज्ञात करेंगे, कोणीय स्थितियां ज्ञात करेंगे, अगर कोणीय स्थितियां ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, ध्यान देना सभी लोग, अगर यम के स्थान पे 1 रखें हम लोग तो प्लस माइनस लैम्डा अपान ई आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस, एक तो जीरो होगा, सबसे पहले यम के स्थान पे जीरो लिख देते हैं, एक जीरो होगा। दूसरा क्या होगा, प्लस माइनस लैम्डा अपान ई। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा बताना जरा, तीसरा क्या होगा, पहला क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ठीक है, ये कुछ लोग सोचेंगे यम का मान जीरो रख देंगे, लेकिन जीरो नहीं रखा जाता है। यहाँ पे जीरो रखने पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट का काम करने लगता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए जीरो रखा जाता है, तो जीरो छोड़कर यहां पे रखेंगे, यम का वैल्यू जो रखेंगे, यम इज इक्वल टू यहां पे रखेंगे, लिख देता हूं मैं, नहीं तो गलती हो जाएगी आप लोगों की। यम का जो वैल्यू, यम का जो वैल्यू होता है, यम का वैल्यू जो होता है ये 1 2 3 4 ये लिखेंगे, ना कि जीरो रखेंगे। जीरो रखेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो जाएगा, अभी मैं ग्राफ बना के सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, लैम्डा, अरे यार क्यों गिर रहा है मार्कर, 2 लैम्डा अपानी। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा अपानी, ये प्लस माइनस, ये सभी दूरियां हो जाएंगी, समझे। ये केंद्रीय, ये निम्निष्ट के लिए पोजीशन है, ये किसके लिए पोजीशन है, निम्निष्ट के लिए पोजीशन है, निम्निष्ट के लिए इसका सेंटर है। ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है। ये निम्निष्ट के लिए कंडीशन है। ठीक है, अगर हम लोग इसे रब करें, क्या इसके ऊपर वाले रब करें हम, बताओ, तो हम लोग गौण उच्चिष्ट के लिए कंडीशन ज्ञात करेंगे। ये क्या है, ये प्राथमिक प्रथमा निम्निष्ट है, ये द्वितीय, ये तृतीय निम्निष्ट है। यहाँ पे संस्कृत भी बोलना होता है मुझे कभी कभी। रब करें ऊपर वाले को, बताओ, चलिए ऊपर वाले को रब करता हूं मैं। ना,
अब ये तो कंडीशन निम्नलिखित का हो गया। लिखना सभी लोग गौड़ उच्चिष्ट के लिए, इसको भी रब कर दो। लिखना सभी लोग गौड़ उच्चिष्ट के लिए, गौड़ उच्चिष्ट के लिए। गौड़ उच्चिष्ट के लिए लिखना सभी लोग। गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या होता है? गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या होगा? गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या होता है? गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या होता है बताना जरा। गौड़ उच्चिष्ट के लिए इसका पथांतर जो था दो, पहले सबसे पहले यह जानना कि गौड़ उच्चिष्ट किसे कहते हैं। देखिए दो क्रमागत, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, ग्राफ ही बना दो अभी समझ में आएगा। इस तरह से ग्राफ होता है और यहां पे आपका ये जीरो होता है, ठीक है। जीरो पर इसका उच्चिष्ट पाया जाता है। इसके बाद जो ग्राफ होता है आपको एग्जाम में भी बनाना है यार, ये ग्राफ श्राफ यार ना क्या बताओ। इसके बाद इस तरह से, अरे यार इस तरह से ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ देखिए पहले क्या है यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये मैक्सिमम वाला पोजीशन है, ठीक है। यहां से आपका इस तरह से, अरे यार इस तरह से, यहां से क्या होता है ध्यान देना, यहां से क्या होता है इस तरह से कंडीशन नीचे आता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कंडीशन आता है। ये जो केंद्र वाला पोजीशन है ये इसे कहा जाता है आपका क्या, उच्चिष्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। इस केंद्र वाले पोजीशन को क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है, ठीक है। इस केंद्र वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है, इस केंद्र वाले पोजीशन को। और ये देखिए ये जो पोजीशन है आपका, जिसे हम ग्रीन येलो इससे दिखाते हैं रेड से, ये क्या प्रथम निम्नलिखित, इसे क्या कहते हैं प्रथम निम्नलिखित। ये भी आपका प्रथम निम्नलिखित है। इसी तरह ये भी प्रथम निम्नलिखित है। और ये वाला जो है ये, इसे कहा जाता है गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट। समझे सभी लोग, किसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गौड़ उच्चिष्ट, इसे कहा जाता है गौड़ उच्चिष्ट। और ये प्रथम गौड़ उच्चिष्ट है, ये प्रथम है, इसको द्वितीय कहेंगे, इसको तृतीय कहेंगे। इसको थोड़ा बड़ा बना लो यार, क्योंकि ये अचानक इतना छोटा नहीं हो जाता है, तो थोड़ा बड़ा बना, ज्यादा बड़ा बन गया, हाँ ठीक है। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा ना गौड़ उच्चिष्ट क्या है। देखिए गौड़ उच्चिष्ट जो है निम्नलिखित, दोनों निम्न, ये देखिए इसको क्या कहेंगे, द्वितीय निम्नलिखित कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप लोग द्वितीय निम्नलिखित, सेकेंड निम्नलिखित। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड, ये द्वितीय लिख देना यहाँ पे, द्वितीय। इसे क्या कहेंगे, द्वितीय निम्नलिखित कहेंगे। इसको प्रथम निम्नलिखित, इसको द्वितीय निम्नलिखित, समझे। और इसके बीच में एक गौड़ उच्चिष्ट है, इसके बीच में क्या गौड़ उच्चिष्ट है, क्या समझे। इसके बीच में क्या है, एक गौड़ उच्चिष्ट है। तो गौड़ उच्चिष्ट क्या होता है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट से कम चमकीला एक होता है आपका, यही होता है। बस यही लास्ट है, इसके बाद चैप्टर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसके कुछ कंडीशन है जो आपको मुझे बताने हैं, समझे। ये गौड़ उच्चिष्ट होगा, तो गौड़ उच्चिष्ट आपको मुझे अब डिफिनेशन दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझ। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, प्रथम निम्नलिखित है। ये क्या है, गौड़ उच्चिष्ट। ये क्या है, प्रथम द्वितीय निम्नलिखित, ये द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट। हाँ
ठीक है, डिफरेंशियल लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गौड़ उचिष्ट के लिए क्या होता है कंडीशन, ध्यान से देना। गौड़ उचिष्ट के लिए क्या कंडीशन होता है? गौड़ उचिष्ट के लिए होता है कंडीशन पथांतर डेल्टा एस का वैल्यू जो होता है, डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है वह 2m + 1 λ/2 होता है। 2m + 1 λ/2 होता है। ये किसके लिए होता है? गौड़ उचिष्ट के लिए ये कंडीशन होता है, 2m + 1 λ/2। 2m + 1 λ/2 ये आपका होता है इसका पथांतर, क्या समझे? इसका पथांतर होता है। 2m + 1 λ/2 ये इसका क्या होता है? पथांतर होता है। यानी यहाँ पे जो लैम्डा है आपका, ये λ/2 है, ये किसका? ये λ/2 का विषम गुणक होता है, विषम गुणक। λ/2 का क्या होता है? विषम गुणक होता है। क्या? ये पथांतर, ये पथांतर, समझे? ये पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है। यहां पर यम का मान आप सभी लोग रखोगे, 1 रखोगे, 2 रख सकते हो, 3 4 5, 4 5 कुछ भी रख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। किसका? इस यम का मान, क्या समझे? इस यम का मान, ठीक है। तो यहां पर आपको मालूम है डेल्टा यक्स का वैल्यू, डेल्टा यक्स इज इक्वल टू, हमने ये निकाला था पथांतर डेल्टा यक्स इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में निकाला, इज इक्वल टू क्या? ई साइन थीटा निकाला था ना, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा निकाला था या नहीं निकाला था? निकाला था ना। तो यहां पर डेल्टा यक्स के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 2m + 1 λ/2, 2m + 1 λ/2 इज इक्वल टू ई साइन थीटा, ये लिखेंगे। बोलो, लिखेंगे ना इज इक्वल टू ई साइन थीटा। तो यहां से आपका अगर वैल्यू निकाले तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि माना थीटा बहुत कम है, थीटा यहां पे बहुत कम है, तो साइन थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2m + 1 λ/2 इज इक्वल टू ई थीटा हो जाएगा, ई थीटा। यहां से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई का वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे यहां से थीटा, यानी ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इसे सॉल्व करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m + 1 2m + 1 2m + 1 2m + 1 λ/e, 2m + 1 λ/e, ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2m + 1 λ/e, ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो यहां से कई कंडीशन आएगा, θ1 θ2 θ3 का, यानी ये जितने भी उचिष्ट बन है इनका पोजीशन आएगा। तो अभी हम पोजीशन लिखेंगे। पहली बात, यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं, ये आपका 0 पोजीशन है, ये आपका 0 पोजीशन है, ठीक है। यहां से ये प्रथम निम्नलिखित जो है, यहां से देखिए प्लस माइनस λ/2 पे बना है। यहां से क्या प्लस, सॉरी इधर तो माइनस होगा ना, माइनस λ/e पे बनेगा, इधर प्लस λ/e पे। समझ में आ रहा आप लोगों को? λ/e पे। और ये जो द्वितीय गौड़ उचिष्ट है, गौड़ उचिष्ट कहां पे बनेगा? यहां से निकालेंगे। m = 1 रखना, ये प्रथम m = 1 रखोगे तो क्या होगा? 2 λ/e, ये 2 क्या 3 λ/e हो जाएगा, 3 λ/e, ये प्लस माइनस होगा ना। इसी तरह m = 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 1 5 λ/e, ये प्लस माइनस होगा। इसी तरह m = 3 रखोगे, 3 दूनी 6 1 7 λ/e, ये आपका प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। ये प्लस माइनस के रूप में आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये प्लस माइनस के रूप में आगे बढ़ेंगे। बोलो, प्लस माइनस के रूप में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बताओ। तो यहां पर क्या होगा? ये उचिष्ट का वैल्यू क्या होगा? बताओ। प्रथम वाला क्या था? +3 λ/e होगा, ये भी आपका +3 λ/e होगा, ये भी आपका क्या, ये क्या होगा? ये आपका होगा, ये होगा आपका क्या, ये। इसके बाद ये निम्नलिखित है प्लस है, नहीं ये माइनस होगा ना, ये सॉरी इधर वाला माइनस होता है ना, -2 λ/e होगा, ये क्या होगा? -2 λ/e होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से आगे पीछे जाता रहेगा। हाँ ना, ये उचिष्ट का वैल्यू है, ये λ/e जो है ये आपका उचिष्ट का वैल्यू है, ये
ये भी उच्चिष्ट कार्य वैल्यू। तो इधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसे बनाना है। परमवीर कौन से लैम्डा का 2 की बात कर रहे हैं? ये λ/2। अरे सॉरी सॉरी, ये नीचे 2 रहेगा ना। ओहो, गलती हो गया, गलती हो, मैं भूल गया। यहाँ पे 2 रहेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, थैंक यू परमवीर, मैंने भूल गया था, सॉरी मैंने भूल गया था। आ गया, आ गया, लैम्डा का 2 आ गया, हमने गलती किया था, हमने ध्यान नहीं दिया उसको 2 लिखते समय। ठीक है, 2 का 2 रहेगा। ठीक है, 2e थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2e हो जाएगा। आ गया? बोलो, हो गया? हाँ, रब करें इसको। 2-3 चीजें हैं, ये पूरा ग्राफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, एक चीज और समझ लेना, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई पूछ रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या होगा? ये फिगर तो मिटा दे, फिगर की जरूरत नहीं है अब तो इस ग्राफ से बात हो रही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या होगा, ये मान लीजिए पूछ दे आपसे, क्या होगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई, ठीक है, यानी ये दो दूरी है, इसी दूरी को कहेंगे ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई कही जाती है। सही जब बताना ये दूरी कितना है। देखिए, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी λ/e है प्लस, और यहां से यहां तक की दूरी -λ/e है, दोनों दूरी है, तो दोनों दूरी जुड़ जाएगी, तो कुल दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई की कुल दूरी क्या हो जाएगी? बताओ, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं। ये देखो, ये आपकी λ/e है, ये भी λ/e है, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं। अरे जीरो क्यों होगा? अगर यार सीधी सी बात है, यहां पे आपका घर है, आप यहां पे गए थे, यहां पे, यहां से आपने यहां पे आए, मान लीजिए इधर का 2 किलोमीटर, इधर का 2 किलोमीटर, तो आप क्या 0 किलोमीटर चलोगे? अरे धीरज कुमार बताओ, 2 होगा ना? सदमे में चलते हो क्या आप लोग? नींद आ रही है? कैसे कैसे लोग हैं यार। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बताना जरा सभी लोग। ये पूरी दूरी, ये लैम्डा, यानी यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी? हाँ, 2 हो जाएगी, बिल्कुल वही। तो जैसे यहां से यहां तक की पूरी दूरी 4 हो जाएगी, तो मैं दूरी की बात पूछ रहा हूं, तो आप जोड़ दोगे क्या, शून्य कर दोगे? हाँ, जोड़ के शून्य कर दोगे क्या आप लोग? हाँ, शून्य तो करोगे ना, शून्य तो नहीं करोगे ना? क्या हो जाएगी केंद्रीय उच्च की कोड़ी चौड़ाई, क्या होगी बताओ जरा? ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा पानी, 2 लैम्डा पानी। याद तो नहीं करना पड़ेगा ना सभी को, फिगर ये बना लोगे और सीख लोगे, समझ लोगे, अपने से कर लोगे। 2 लैम्डा पानी, 2 लैम्डा पानी, बिल्कुल। आशीष यादव, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा पानी, आप ये कह सकते हो। ये थीटा दूरी थी, ये आपकी थीटा दूरी थी, और ये भी थीटा दूरी, तो इसको हम लोग कर लिखते हैं 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा, यही थीटा का वैल्यू था ना, थीटा का ही वैल्यू था ना, ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पानी, ये थीटा का ही वैल्यू था। ये भी थीटा दूरी, ये भी थीटा दूरी। हाँ, मुझे नहीं पता राजीव कितना टाइम चलेगा, मुझे नहीं पता, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 लैम्डा पानी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई। न्यूमेरिकल पूछता है, फार्मूला याद होना चाहिए। चले,
एक आता है आपके एग्जाम में क्या, मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई। इसको मैं लिखवा दे रहा हूं फार्मूला। मान लीजिए बाई चांस न्यूमेरिकल पूछ लिया और आगे आप लोगों को बीएचयू या फिर आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना ही है तो आपको काम देगा। करोगे ना तैयारी सभी लोग? करना, मजा आएगा। अगर जिसका एडमिशन हो जाता है वहां पे ना कॉलेजों में, अगर जिसका आईआईटी सपना है वहां पे एडमिशन हो जाता है, सोचो वहां पे सब चीजें मिलती हैं, जो चीजें आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है ना? आपको ये सपना रखना चाहिए कि आपको बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, इतना सपना रखना चाहिए आप लोगों को। समझे कि नहीं समझे? बस सही डायरेक्शन में तैयारी होनी चाहिए। तो यहां पे ध्यान देना क्या होगा, मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या, एक मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई कभी कभी एग्जाम में पूछता है। मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई कभी कभी एग्जाम में पूछता है। मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या होता है? मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई जानते हैं आप लोग? मुख्य उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई क्या होता है जानते हैं आप लोग? होता है 2f लैम्डा अपानी डब्ल्यू सी सी निरूपित, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ लैम्डा अपानी। ये फार्मूला याद रखना। अब यहाँ पे ये लैम्डा तो तरंग दैर्ध्य है, यफ क्या है, यफ स्टार है। यफ को हम लोग, यफ को क्या कहते हैं? फोकस, फोकस, फोकस दूरी कहते हैं। यफ को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बोलो, आ गया समझ में सभी को? यफ को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और ये क्या, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। हाँ, ये आपके दोनों स्लेटों के बीच की दूरी है। समझे? चले आगे, इसे नोट कीजिए सभी लोग। आपका यहां पे पूरा यह कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट होता है, विवर्तन भी और चैप्टर भी। हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, मैं कराऊंगा आगे, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये पूछता है एग्जाम में। इसको आगे मैं कराऊंगा, उसके बाद आपकी पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना। नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। समझ में तो आया सभी को ना? मैं बहुत स्लो और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। अभी मैं कहाँ छोड़ने वाला हूं आप लोगों को, अभी तो चलेगा। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं हम। आप सभी लोग लिखना व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। एक काम करो, इससे पहले आप लोग न्यूमेरिकल कर लो इस चैप्टर का। आओ चलो न्यूमेरिकल करते हैं।
उसके बाद लास्ट में करा देंगे हम लोग ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, ठीक है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये सब क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ये व्यतिकरण पे है, विवर्तन वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये है आपकी, तो मैं लगाता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लिए होंगे सोल्यूशन, लेकिन देख के क्या करेंगे। हाँ, एक मिनट जी लगाने दो। मैं हल इसलिए दिया हूं ताकि पीडीएफ जब दूं आप लोगों को तो दिक्कत ना आए कि सर नहीं हुआ, ठीक है। अरे क्यों नहीं दूंगा, दूंगा ना, करना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने लगा हुआ है क्वेश्चन कि 500 नैनोमीटर का एक तरंग दैर्ध्य समांतर किरण पुंज से पतली झिरी पे गिरता है, 1.2 मीटर दूरी पर पर्दे पर परिणामी विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक है। प्रतिरूप देखा जाता है। तो पहला निम्नलिखित पर्दे से केंद्र से 2.5 मिमी की दूरी पर है, तो छिद्र की झिर्री की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन है आप पढ़िए सभी लोग। 500 कितना, 580 589 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य है। कितनी की तरंग दैर्ध्य है, 589 नैनोमीटर का क्या है, तरंग दैर्ध्य है। 589 नैनोमीटर का क्या है, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। मुझे भी क्वेश्चन पढ़ लेने दो यार, क्वेश्चन तो दूर है ना। 589 मीटर का तरंग दैर्ध्य, यानी यहां पर तरंग दैर्ध्य का वैल्यू, तरंग दैर्ध्य के वैल्यू का मतलब यहां पर आपका लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है 589 नैनो मीटर। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको सिंपल रूल बताया, पहले कलेक्शन फिर फार्मूला सिलेक्शन, उसके बाद यूनिट करेक्शन, तब आपका क्या कैलकुलेशन। तो यहां पे लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। इसका यूनिट का करेक्शन कर लेते हैं, इस नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। नैनो 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 से मतलब क्या रहा है, 9। तो जब भी नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻⁹ का गुणा करते हैं, तो इसका हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा इसका नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब आपसे पूछा है, कहा है कि झिर्री से पर्दे के बीच की दूरी, यानी मैंने जो आपको बता रहा था यहाँ पे, तो मैंने बताया इन दोनों झिर्री की तथा ये दो झिर्रियां थी, इन दोनों झिर्रियों की दूर आपका एक पर्दा था जिनके बीच की दूरी डी रखा था। तो कैपिटल डी का वैल्यू आपका कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया है, 12 मीटर नहीं 1.2 मीटर दिया है। हाँ हाँ 1.2 मीटर दिया है। ये इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी जो है आपका 1.2 मीटर दिया है, 1.2 मीटर दिया है। नेक्स्ट चीज क्या है, पहले पहले निम्नलिखित की दूरी, पहले निम्नलिखित की दूरी दिया है 2.5 मीटर। तो यहां पर x का मान लिख लेना 2.5 मीटर, जो कि क्या है मिलीमीटर, सॉरी ये भी मिलीमीटर में ना यार, हाँ किसमें दिया है, ये मिलीमीटर में दिया है। हाँ क्वेश्चन में किसमें दिया है, मिली, हाँ किसमें दिया है, मिलीमीटर में दिया है ना, मिलीमीटर में, ये किसमें दिया है, मिलीमीटर। तो यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए कितने का गुणा किया जाता है, 10⁻³ का गुणा किया जाता है। इसमें 10⁻³ का गुणा 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इतना मिलीमीटर हो जाएगा, इतना मिलीमीटर हो जाएगा। किसका, इस x का वैल्यू, इस x का वैल्यू 10⁻² 2.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। ये d किसकी दूरी है,
पर्दे से लेंस की दूरी, सॉरी लेंस से आपका पर्दे से तथा झिर्री के बीच की दूरी है, ठीक है। एस क्या है, प्रथम निम्निष्ठ की दूरी है, प्रथम निम्निष्ठ है, क्या है यह आपको दिया है क्वेश्चन में, प्रथम निम्निष्ठ है, पहला निम्निष्ठ है, पहला मिनिमा है। तो झिर्री की चौड़ाई आपसे पूछा है, यानी ई का मान पूछा है आपसे, ई का मान पूछा है, ई का मान क्या होगा जरा बताना। हमने आपको सिंपल फार्मूला बताया था, अरे बताया था कि नहीं, फार्मूला बताया था। मिलीमीटर में दिया, इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, मिलीमीटर एक, हाँ ये मीटर हो गया, ठीक है ये मीटर हो गया, अब मीटर हुआ, चलो ठीक है सॉरी। हाँ तो मैंने फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था आपको, हमने क्या फार्मूला बताया था निम्नलिखित के लिए, हाँ हमने पूरा निम्नलिखित के लिए फार्मूला बताया था क्या, हाँ क्या फार्मूला बताया था आपको निम्नलिखित के लिए, बताओ, यही तो फार्मूला बताया था आपको निम्नलिखित के लिए, सूत्र यही बताया था, x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपानी, यही फार्मूला बताया था, यही तो फार्मूला लगेगा। यस क्या है, यस फ्रिंज की बीच की दूरी है। सर ये फार्मूला कहां बताया था आपने, ये फार्मूला आपको मैंने बताया था व्यतिकरण, तो व्यतिकरण तथा विवर्तन का फार्मूला एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकता है, होता भी है, हो सकता भी है, दोनों चीज लगभग एक ही है, थोड़ा सा बस चेंज है। तो ये फार्मूला कहां बताया था, व्यतिकरण में बताया था, एन डी एन लैम्डा अपान, यहाँ पे शायद ई या ए लिखा था वहां पे, लेकिन सेम था, यहाँ पे ई क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ये देखो आपका ये ना यस था, यस वन, ये आपका यस टू, मैंने आपको बताया था, इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट से नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगा। ये तो यहां से आपका ये पर्दा था, तो इनके बीच की दूरी क्या था, ई था या स्मॉल डी था, यही लिखा था मैंने ना, वहां पे स्मॉल डी, आप उसे ई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देखिए ये क्या, दोनों झिर्रों के बीच की दूरी है, हाँ ये मैंने फार्मूला बताया था, इसी फार्मूला में रखना है आपको, क्या होगा यहाँ पे बताना जरा। यहाँ पे यस का वैल्यू तो आपको दिया है कितना, 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये ई की दूरी, और इनके बीच की दूरी डी आपको मैंने बताया था ना, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू दिया है 589 इंटू 10⁻19 9, ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू दिया 1.2 मीटर, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे देखिए ई का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू हो गया 1.2 मीटर, नीचे देखिए ई का वैल्यू, एन का वैल्यू छोड़िए, नीचे देखिए ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू आपको नहीं दिया है, ई का वैल्यू आपसे पूछा है ना। अब प्रथम निम्नलिखित की बात हो रहा है, इसलिए एन का वैल्यू 1 रखेंगे, प्रथम निम्नलिखित के लिए एन का वैल्यू क्या होता है, 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहां से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1.2 अपान 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये से सॉल्व करोगे, ये दूरी आ जाएगी किसकी, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी, चौड़ाई, बोलो समझ में आया। समझ में आया सभी को न्यूमेरिकल, ये तो आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कहां से था, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन वहां से था, ये पूरा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका विवर्तन से, वो व्यतिकरण से क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, केवल फार्मूला पे कंसेप्ट रहेगा तो आप कर लोगे, जितना न्यूमेरिकल्स मैं इस पीडीएफ में दिया हूं, अगर आप कर लेते हो तो आपको पूरी चीजें अच्छे से आ जाएंगी, क्या समझे, तो आपको पूरी चीजें अच्छे से आ जाएंगी, दोबारा आपको नहीं पढ़ना होगा, जितना भी न्यूमेरिकल मैं दिया हूं इस पूरे पीडीएफ में, समझे क्या। आओ इस न्यूमेरिकल को करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा, और ऐसा ना हो कि आप करके बिना किए आ सकते हो, हाँ कुछ डाउट्स होगा आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। देखा यहां पे ध्यान दे, 5000 तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश किरण, ठीक है, कितना तरंग दैर्घ्य है इसका, पर इसका 5000 तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या है 5000 है,
है ये 5000 एंगस्ट्रॉन दिया है, क्या दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन, हाँ 5000 एंगस्ट्रॉन दिया है। लगे हाथ इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करने के लिए 10 पावर माइनस किसका गुणा किया जाता है, हाँ बताओ 10 पावर माइनस 10 का गुणा किया जाता है। लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाए 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10 का गुणा करेंगे इतना मीटर, ठीक है ये हो गया। नीचे क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़िए सभी लोग, एक रेखा चित्र यानी प्रकाश तरंग जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर चौड़े रेखा चित्र पर अभिलंबवत पड़ता है। ध्यान देना यहाँ पे 2 ये जो 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर चौड़े रेखा चित्र पर अभिलंबवत पड़ता है। तो ये रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र की दूरी किसे डिनोट करते हैं हम लोग, रेखा चित्र की दूरी को ई से डिनोटेड कर रहे थे। यानी रेखा चित्र क्या था, यहाँ पे यश था, यहाँ पे जो प्रकाश यहाँ पे इस तरह से था, तो यहाँ पे दो छिद्र था ना, इसी छिद्र के बीच की दूरी ई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ई की दूरी कितना दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया है ना, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया है। इनके रेखा चित्र के बीच की दूरी ये दिया ना, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया है, इतना सेंटीमीटर दिया है, इतना क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है, ठीक है सेमी दिया है सेमी, और इस सेमी को हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे लगे हाथ, तो ये 10 पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 में 10 पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ई की दूरी, ठीक है ई की दूरी हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान दे रहे हो ना आप लोग, ध्यान दे रहे हो ना, ठीक है ये हो गया आपका ना, ये हो गया, ठीक है ये हो गया। इसके आगे क्या दिया आपने, इसके आगे क्या दिया है आपके, इसके आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, केंद्रीय उच्चिष्ट की प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए यदि पर्दा रेखा चित्र से 1 मीटर दूरी पर स्थित हो और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी पर्दा जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी, यानी जो पर्दा है आपका केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों प्रथम निम्निष्ठों की बीच की स्थिति की गणना करना है, ठीक है दोनों जो प्रथम निम्निष्ठ है उसके बीच की स्थिति की गणना करना, यदि पर्दा रेखी चित्र से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, यानी डी की दूरी कितना दिया है 1 मीटर, यहाँ पे कैपिटल डी की दूरी, यानी इससे ये जो पर्दा है इसकी दूरी कितना दिया है डी कितना दिया है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, हाँ 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा बताना बताना, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई आपको पहले ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, यहां पर ज्ञात करना है केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। उसके बाद क्या, यदि रेखा चित्र की लंबाई 1 मीटर हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहां पे कोणीय चौड़ाई, यहां पे रेखीय चौड़ाई ज्ञात किया है, बताओ प्रथम निम्निष्ठ की, अरे कहां पे हो आप सभी लोग, अभी तो सभी लोग को समझ में आ रहा था, क्यों 10 पावर माइनस 7 होगा यार मोनू, क्यों होगा, हाँ कहां पे दिमाग है, ये मीटर को एंगस्ट्रॉन में चेंज कर सकते हैं, हाँ ये एंगस्ट्रॉन इसको मीटर में चेंज करें 10 पावर माइनस 7 का गुणा किया जाएगा, क्या पढ़ोगे आप, हाँ अब ध्यान देना सभी लोग, मैंने क्या यहां पे पूछ रहा है आपसे, यहां पे क्या ये देखो इनकी आपसे प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय, मतलब जो इसमें क्या प्रथम उच्चिष्ट की दोनों प्रथम उच्चिष्ट तथा केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी पूछा है, कोणीय स्थिति पूछा है। आपको मैंने बताया था मैं ये बता रहा था, इसमें ये बता रहा था मैं, यहाँ पे ये तरह से ये था ना, यहाँ पे ये केंद्रीय उच्चिष्ट था, ये पहला निम्निष्ठ की दूरी क्या था माइनस लैम्डा बाई थीटा था या लैम्डा बाई थीटा था, यही था ना, तो यानी लैम्डा बाई ई था, यही तो आपको ज्ञात करना है, लैम्डा बाई ई ज्ञात करना है, तो लैम्डा बाई ये थीटा उच्चिष्ट की लंबाई क्या लैम्डा अपान ई हो जाएगा, लैम्डा अपान ई हो जाएगा। अब लैम्डा का वैल्यू कितना है 5000
इंटू 10⁻⁻10 ये हो जाएगा, ठीक है। अपान ई की वैल्यू कितना है, ये है क्या 2 इंटू 10⁻⁻6 ये है ई की वैल्यू से, ये मीटर में होगा, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये आप काटोगे ये कट जाएगा, यानी ये ऊपर क्या बचेगा 5000 इंटू 10⁻⁻4 अपान 2, ठीक है। 10⁻⁻4 यानी यहां से अगर काटोगे तो 10⁻⁻4 से काटोगे तो क्या, ये देखिए 4 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 10⁻1, ठीक है। यहां से 5 में भाग दोगे तो 2.5 इंटू 10⁻1, ठीक है। यहां पे इसको करोगे तो इसका वैल्यू कितना 2.5 आएगा, बोलो 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, इतना रेडियन आएगा, क्योंकि ये कोड पूछा है ना केंद्रीय उच्च, ये तक रेडियन आएगा। कुछ नहीं करना था, केवल आपको केवल फार्मूले में वैल्यू रखना था, केवल देखिए मुझे कंप्लीट कराना है तो कुछ भी हो मैं कराऊंगा, अन्यथा फिर आप मुझे गाली दोगे, ठीक है, इसलिए मैं कराऊंगा चाहे जितना लंबा क्लास ले रहा हूं, ठीक है। ये समझे कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा इसमें, आगे आपसे यह पूछा इस क्वेश्चन में कि पदार्थ तथा रेखी छिद्र की जो दूरी है, ये कैपिटल डी की दूरी 1 मीटर हो तो केंद्रीय उच्च की रेखी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्च की रेखी चौड़ाई के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था 2d लैम्डा अपान ई, ये रेखी चौड़ाई का फार्मूला ये बताया था ना, रेखी चौड़ाई का फार्मूला क्या बता 2d लैम्डा अपान ई, 2d लैम्डा अपान ई, ये तो रेखी चौड़ाई का फार्मूला बताया था ना। केवल आपको देखिए डी का वैल्यू 1, लैम्डा का वैल्यू ये है 5000 इंटू 10⁻10, ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁻6, यही रख देना है, आंसर आ जाएगा। और इसका पूरा सलूशन मैं दिया हुआ हूं, ये देखिए पूरा सलूशन में दिया। नीचे देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोग अगर पढ़ोगे तो कर लोगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन में क्या है, श्वेत प्रकाश की एक छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन के प्रतिरूप होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए विवर्तन प्रतिरूप की तीसरा, देखिए चौथा आपसे पूछेगा उतना मान रखोगे आपके लिए, ठीक है, समझे। समझे कि नहीं समझे, हाँ समझे। तो इस तरह से मैं 3 ही न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको, केवल 3 न्यूमेरिकल, एक तो ये वाला न्यूमेरिकल था, ये वाला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, ये तो ये तीन न्यूमेरिकल कर लिए तो आपका तीनों न्यूमेरिकल आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सलूशन भी कर देता हूं, 1 मिनट में सलूशन भी कर देता हूं। ठीक है, समझे सभी लोग, चलिए तो यहाँ पे आपका पूरा विवर्तन कंप्लीट होता है। विवर्तन का मैंने पूरा क्या पढ़ा, थियरी पढ़ा, उसके बाद 2-3 जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, बस ये 3 न्यूमेरिकल, 3 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा जो बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर में बनेंगे, वो भी क्वेश्चन मैं पीडीएफ में लगा दूंगा आगे, ठीक है ना, ठीक है, आगे पीडीएफ में मैं लगवा दूंगा, बिल्कुल 0 पॉइंट, बिल्कुल देखिए इनका आंसर सही है, परमवीर, बिल्कुल
ठीक है, उसको लगा देंगे। तो यहां तक आपका क्या होता है, विवर्तन कंप्लीट होता है, समझे ना पूरी तरह से। मैंने पूरी थियरी को पढ़ाया हूं, कुछ चीजें मैं छोड़ा हूं, वही जो नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बिल्कुल पूछता है।